सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आज हम क्लास 9 की जो प्रश्नावली 8.2 सोल्व कर रहे थे, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में जो हमने सवाल हल किए हैं उनको हल करने के लिए एक तो मध्य बिंदु प्रमेय और एक उसकी विलोम, दोनों प्रमेय को हमने काम में लिया है। इसके अलावा जो सर्वांग समता के या कुछ और दूसरे नियम भी अगर अपने को जरूरत पड़ती तो हम वो भी काम में लेते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय में आपने पढ़ा है कि जब किसी भी त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाएं अगर उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड हम बनाते हैं तो वो जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसका आधा होता है। और विलोम में किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये दोनों प्रमेय हम काम में लेंगे इस प्रश्नावली में। अभी तक हमने सवालों में काम में ली भी है और भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। सबसे पहले जो कंडीशन हमें दे रखी है वो लेते हैं हम, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसी के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। इसका एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसको जैसे A B C और ये बिंदु होगा D। अब इसके पश्चात इसमें हमें दिया हुआ है कि E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु हमें E दे रखा है और CD का मध्य बिंदु है F। E और ये F। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और CD, इनके मध्य बिंदु हमें E और F दिए हुए हैं। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड अगर हम बनाते हैं A और F एक तो, और दूसरा C और E, मतलब अगर हम A को F से मिलाते हैं और C को E से मिलाते हैं तो ये जो दोनों रेखाखंड होंगे ये इस विकर्ण BD को समत्रिभाजित करेंगे। इसके ये तीनों भाग हमें बराबर सिद्ध करने हैं। शीर्ष A से CD के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, C से E को मिलाएंगे और ये जो रेखाखंड बनेंगे दोनों ही ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इनको भी यहाँ जैसे एक तो बिंदु P लिखा हुआ है और दूसरा बिंदु है, तो अब हमें इसमें सिद्ध करना है DP बराबर PQ बराबर PQ, ये तीनों ही भाग हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले जो दी हुई कंडीशन है, दिया है अपने को ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AB का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F है। AB व CD के मध्य बिंदु AB व CD के मध्य बिंदु क्रमशः E व F और सिद्ध करना है DP, PQ और BQ, ये तीनों ही भाग हमें बराबर सिद्ध करने हैं। DP बराबर लाना है PQ के और PQ बराबर लाना है QB। समत्रिभाजित का मतलब तीनों ही भाग हमें बराबर सिद्ध करने हैं। अब जैसा कि एक तो मध्य बिंदु प्रमेय और एक मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है, अगर हम उसको काम में लेते हैं तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो प्रमेय हम काम में लेते हैं किसी त्रिभुज के लिए काम में लेते हैं। तो अब जैसे इसमें अलग अलग त्रिभुजों की तुलना करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ये जो
P बिंदु है, DP और PQ को बराबर लाने के लिए हमें इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा DQC। अगर इस त्रिभुज में F और P इसमें अगर हम मध्य बिंदु प्रमेय या उसको विलोम लगाते हैं तो उसकी जो कंडीशन है इसमें अपने को सिद्ध करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे इस त्रिभुज को ये एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु हमें F दिया हुआ है और इसको DQ का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। तो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर हम दूसरी भुजा के समांतर रेखा बनाते हैं तो तीसरी भुजा समद्विभाजित बनती है। तो ये मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है, इसको मध्य बिंदु सिद्ध करना है। तो ये एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि अगर ये भुजा CQ के समांतर आ जाती है तो अगर FP और CQ परस्पर अगर समांतर होंगे तो फिर P को हम DQ का मध्य बिंदु लिख सकेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो सबसे पहले हमें इस भुजा को इसके समांतर सिद्ध करना होगा। तो जैसा कि ये चतुर्भुज बना हुआ है AECF, तो अगर हम इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं तो ये समभुज भुजाएं परस्पर समांतर होगी। तो अब हम यहाँ पे इन भुजाओं की कंडीशन जो हमें दे रखी है उसके हिसाब से AE इसको हम ले सकते हैं AB बटा 2, क्योंकि E है AB का मध्य बिंदु और CD का मध्य बिंदु है F। तो चूंकि AB भुजा हम लिख सकते हैं बराबर AB बटा 2, कारण दिया है अपने को, और CF ये भुजा बराबर होगी CD बटा 2 और ये भी सेम यही रीजन होगा इसका भी। ये कंडीशन हमें दे रखी है AB का मध्य बिंदु है E और CD का मध्य बिंदु है F। अब जैसे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी हमें दिया हुआ है, तो जब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर है CD के, कारण होगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और AB समांतर भी होगी CD के, इसका भी यही कारण होगा। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म है, तो AB CD के बराबर भी होगी और AB और CD परस्पर समांतर भी होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म है। अब जैसे कि AB है बराबर CD के, तो यहां से अगर हम देखें तो AE तो है AB का आधा और CF है CD का आधा। तो अगर दो भुजाओं के मान अगर हमें बराबर दे रखे, कोई सी भी दो भुजाएं अगर बराबर है तो बराबर भुजाओं का आधा भी बराबर होता है, उनका दुगुना भी बराबर होता है। किसी भी कंडीशन में अगर जो सेम क्रिया करते हैं, इधर 2 का भाग लगाएंगे इधर भी 2 का भाग लगाते हैं, तो समीकरण के पदों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर AB बराबर है CD के तो हम लिख सकते हैं AE बराबर CF, और कारण होगा ये दोनों जो है बराबर भुजाएं हैं और इनका आधा भी हम बराबर लिख सकते हैं। अतः AE बराबर होगा CF और कारण है इसका बराबर भुजाओं का आधा, बराबर भुजाओं का आधा। तो AE भुजा बराबर है AB की आधी और CF बराबर है CD अपॉन CD का हाफ। तो जब दो बराबर हो जाए तो आधा भी बराबर होता है। और नेक्स्ट अगर AB समांतर है CD के, तो AB समांतर है CD के, तो AE को भी हम CF के समांतर ले सकते हैं, एवं AE ये भी समांतर लिख सकते हैं हम CF के, और कारण ये हमें दिया हुआ है AB भुजा समांतर है CD के। ये समांतर भुजाओं के ऊपर ही बिंदु है, इसलिए CF और AE भी परस्पर समांतर होगी। तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है AECF, इसमें हमने AE को CF को बराबर भी लिखा और AE और CF समांतर भी है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई सा भी एक युग्म समान और समांतर होता है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं अब यहाँ AECF एक समांतर चतुर्भुज है, और जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो अब हम AF और CE को भी समांतर लिख सकते हैं। तो इसलिए AE समांतर हो जाएगी CF के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए ये भी समांतर भुजाओं का युग्म होगा।
तो अब इसके पश्चात हम अलग अलग त्रिभुजों की तुलना करते हैं। सबसे पहले हमने इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, दोनों भुजाएं बराबर है तो उनका आधा भी बराबर, और अगर भुजाओं का युग्म समांतर है तो CF और AE परस्पर समांतर होगी। अब सबसे पहले जैसे कि हम त्रिभुज लेते हैं CQD, त्रिभुज CQD, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हम इसमें काम में लेंगे, और ये प्रमेय एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर हम दूसरी भुजा के समांतर रेखा बनाते हैं तो तीसरी भुजा को वो समद्विभाजित करती है रेखा। तो जैसा कि त्रिभुज CQD में CD का मध्य बिंदु है F, तो F तो है भुजा CD का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु है। तथा FP जो भुजा है वो समांतर होगी CQ के, क्योंकि CE और AF परस्पर समांतर है, इसलिए ये भुजा है इसके मध्य बिंदु से जो रेखा बनी हुई है वो इस भुजा के समांतर है। तो FP समांतर है CQ के, तथा FP भुजा समांतर है CQ के, और कारण हम चाहे तो लिख सकते हैं AE AF, या लिखना था आपको AF समांतर है CE, AF ये भुजा समांतर है CE, A को F से मिलाया हुआ है तो AF और CE परस्पर समांतर होगी, यहाँ AF और समांतर है CE। अब जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे AF, ये जो भुजा होगी समांतर है CE के, तो यहाँ से FP को समांतर लिख सकते हैं हम CQ के, FP समांतर CQ, और कारण AF समांतर है CE के। तो जब FP समांतर है CQ के और F भुजा CD का मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि PB DQ का मध्य बिंदु होगा, या DP बराबर PQ, इसलिए DP बराबर हो जाएगा PQ के, और कारण मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से हमें DP और PQ का मान बराबर मिला, इसको हम समीकरण 1 डालते हैं। अब यही नियम वापस त्रिभुज लेंगे हम ABP, इसी प्रकार त्रिभुज ABP में भी हम यही नियम लगाएंगे, त्रिभुज ABP, इसमें भी अगर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम काम में लेना है तो एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर रेखा, ये हमें देखना है। तो जैसा कि E तो भुजा AB का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है, E भुजा AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, तथा AP ये भुजा समांतर होगी EQ के, तो EQ समांतर AP, दोनों चीजें इसमें अपने को मिल गई है। एक भुजा का मध्य बिंदु और E से जो रेखा बनी हुई है Q पे इसको प्रतिच्छेद करिए, EQ समांतर होगी AP के, और कारण वही AF समांतर है C के, इसलिए समूह भुजाएं समांतर है, ये वाला भाग भी इसके समांतर होगा, तो EQ समांतर है AP के। तो पता है यहाँ हम लिख सकते हैं PQ बराबर QB, वापस वही नियम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आता है, PQ बराबर होगा QB के, और सेम वही कारण मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय में दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बनाते हैं, और विलोम में एक भुजा का मध्य बिंदु है और अगर दूसरी भुजा के समांतर बनाई जाती है उसी से रेखा, तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो EAB का मध्य बिंदु है, इससे जो रेखा बनाई गई है ये दूसरी भुजा है, इसके समांतर है, तो तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करेगा, इसलिए DQ PQ बराबर होगा QB के। अब यहाँ अगर हम तुलना करते हैं समीकरण 1 और 2 की, तो DP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के, तो समीकरण 1 व 2 से DP बराबर PQ और बराबर QB, ये इसमें हमको सिद्ध करना था कि जो दोनों रेखाखंड है AF और CE
ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 कि दर्शाइए किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें कोई सा भी चतुर्भुज ले सकते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो नॉर्मल हम कोई सा भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे ये एक चतुर्भुज है A B C और D। अब इसमें चारों भुजाएं जो है उनके मध्य बिंदु अगर हम लेते हैं, जैसे कि AB का मध्य बिंदु है P, BC का Q, CD का मध्य बिंदु है R और AD का मध्य बिंदु है S। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि P को R से मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा और S को Q से मिलाने से जो रेखाखंड बनता है SQ और PR, ये परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो बिंदु है इसको हम कुछ भी जैसे O नाम दे देते हैं। O को दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु सिद्ध करना है, ये हम इसमें सत्यापित करेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसी प्रश्नावली का सबसे पहला सवाल था एक चतुर्भुज जिसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है PQRS। इस चतुर्भुज को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला ही सवाल था अपना इसी प्रश्नावली का, उसमें भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं दिया हुआ है, केवल दिया था कि किसी भी चतुर्भुज की भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु है तो उनको मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो यही इसमें अपने को करना होगा कि ये जो चतुर्भुज बनेगा PQRS, इसको अगर हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, जैसे कि ये P को Q से मिलाएंगे, Q को R से, R को S से तथा S को P से, तो इस प्रकार से जो एक चतुर्भुज बनेगा ये PQRS। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होंगे PR और QS। और हमने एक प्रमेय सिद्ध की हुई है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इनको समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए इस चतुर्भुज को अपने को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। तो जैसा कि जो दिया हुआ है अपने को, इसमें चतुर्भुज ABCD के मध्य बिंदु में दे रखे हैं भुजाओं की। चतुर्भुज ABCD में P, Q, R व S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD व AD के मध्य बिंदु में। यह हमें इसमें दिया हुआ है। एक चतुर्भुज है ABCD जिसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु है P, Q, R और S, और सिद्ध करना है O, P, R और Q, S का मध्य बिंदु है, मतलब ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें हम रचना लिखेंगे, तो रचना के दोनों रचनाएं हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो रचना होगी कि चतुर्भुज हम PQRS बनाते हैं। PQRS चतुर्भुज बनाया, इनको हम मिलाने से जो आकृति बनेगी वो चतुर्भुज ही बनेगी। और इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मध्य बिंदु प्रमेय लगानी है, तो इसको हमें पूरे चतुर्भुज को त्रिभुजों में विभाजित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दूसरी रचनाएं करते हैं कि तथा एक विकर्ण बनाने में कोई सा भी विकर्ण, जैसे कि हम AC बनाया है, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करेंगे, जिससे कि दोनों त्रिभुजों में भी हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे और ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा का पूरा वही सवाल करना है कि लास्ट की दो लाइन अपने को जो उसका गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज का कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं वो हमें देखना होगा।
तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, तो ए बी का मध्य बिंदु है पी और बी सी का मध्य बिंदु है क्यू। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू भुजा ए सी के समांतर होगी और उसकी आधी होगी। त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदु है तो उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो इसलिए पी क्यू भुजा समांतर होगी ए सी के और पी क्यू बराबर होगी ए सी बटा 2। तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है और दोनों का एक ही कारण है मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से इस चतुर्भुज एबीसी की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसका आधा होगा। अब इसी प्रकार यही त्रिभुज हम लेना है इसी प्रकार से एडीसी, तो इसमें एडी का मध्य बिंदु है एस और सीडी का मध्य बिंदु है आर। तो मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूं इसी प्रकार से। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं हम त्रिभुज एडीसी में ऐसा भुजा बराबर होगी AC बटा 2 और ऐसा भुजा समांतर होगी AC के। S और R को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो तीसरी भुजा है AC का आधा होगा और AC के समांतर भी होगा। अब जैसा कि यहां से अगर हम तुलना करते हैं PQ समांतर है AC के और AC समांतर है SR के, तो अतः हम लिख सकते हैं PQ समांतर AC और AC भुजा समांतर है SR के। तो इसका मतलब होगा कि PQ भी SR के समांतर होगी। एक ही भुजा के समांतर बनाई गई सभी रेखाएं आपस में भी एक दूसरे के समांतर होती है। तो PQ AC के समांतर, SR AC के समांतर है, तो PQ और SR भी परस्पर समांतर होगी। इसी प्रकार PQ बराबर है AC बटा 2 के। PQ बराबर AC बटा 2 और AC बटा 2 बराबर है SR के। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं PQ AC बटा 2 के बराबर है और SR भी इसी भुजा के आधे के बराबर है। तो यहां से PQ और SR भी हम बराबर लिख सकते हैं। PQ बराबर SR। तो जैसा कि PQ और SR समांतर है और PQ और SR बराबर भी है, तो चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और वही युग्म अगर समांतर हो तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये इसमें अपने को सिद्ध किया सबसे पहले। ये जो चतुर्भुज बन रहा है PQRS, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। और पहला जो सवाल किया था उसमें भी यहाँ तक पूरा का पूरा होगा वही सवाल हमने हल किया हुआ है। अब बस इसमें हमको वो नियम लगाना है कि जब हम P को R से मिला रहे हैं तो ये समांतर चतुर्भुज PQRS का एक विकर्ण है और Q को S से मिला रहे हैं तो ये भी समांतर चतुर्भुज PQRS का विकर्ण है। तो जब किसी भी समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बनाते हैं तो वो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो PR तथा QS, अतः PR तथा QS परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और कारण इसका हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए PR तथा QS भी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही इसमें अपने को सिद्ध करना है कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये।
क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। इसमें एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण दिया हुआ है। सबसे पहले जो एक समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है जिसका कोण सी समकोण है, जैसा कि एक समकोण त्रिभुज है तो इस कोण को हमें समकोण लेना है 90 डिग्री। तो ये बिंदु हम ए ले लेते हैं और ये होगा एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण सी समकोण है। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इसका जो कर्ण है एबी, इसका मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है एम। कर्ण एबी का मध्य बिंदु एम है और एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा, अगर एम से हमें रेखा बनाते हैं बीसी के समांतर तो एसी को ये बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करेगी। एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब आपने को इसमें 3 सवाल सिद्ध करने हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। फिर दूसरा सिद्ध करना है एम डी ये लंब रेखा सिद्ध करनी है अपने को एसी पर। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें सी एम बराबर लाना है अपने को ए एम। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं हम। दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। एबी जो कर्ण है उसका मध्य बिंदु हमें एम दिया हुआ है। कर्ण एबी का मध्य बिंदु एम है एवं एम डी भुजा समांतर भी दे रखी है अपने को बीसी से। ये 3 चीजें अपने को दी हुई है। सी समकोण दिया हुआ है, ए बी जो कर्ण है उसका मध्य बिंदु एम ये भी दिया हुआ है और एम से बीसी के समांतर जो रेखा बनी वो एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये एम डी रेखा समांतर है बीसी को। अब जैसा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने को डी को इस भुजा एसी का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। तो इसमें तो सीधी सी प्रमेय लगी है। हमने त्रिभुज बना हुआ है एसीबी जिसमें एक भुजा है एबी उसका मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है और किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा बनाते हैं। तो जो इसकी दूसरी भुजा जैसे हम बीसी ले रहे हैं तो बीसी के समांतर एक रेखा बनाई हुई है एम से जो एसी को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसलिए डी सीधा ही हम इसमें एसी का मध्य बिंदु लिख सकते हैं और कारण मध्य बिंदु प्रमेय की जो विलोम है उससे हम ये लिख सकते हैं। तो चूंकि जो कंडीशन हमें दे रखी है वही हम काम पे ले रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चूंकि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु एम है तथा एम डी जो रेखा है वो समांतर है बीसी के। एक भुजा का मध्य बिंदु और उसी मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाते हैं जब रेखा तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अतः हम सीधा लिख सकते हैं इस हिसाब से एम डी एसी को समद्विभाजित करेगा। एम डी भुजा एसी को समद्विभाजित करता है और इसका कारण होगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एक भुजा है उसके दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के जो समांतर रेखा बनाई जाती है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है और इसलिए हम लिख सकते हैं सी डी भुजा बराबर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन यही सिद्ध करना था हमको डी एसी का मध्य बिंदु। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो एम डी भुजा है इसको इसमें लंब सिद्ध करना है और अगर इसको इसमें लंब रेखा सिद्ध करना है तो यहाँ पे समकोण हमें सिद्ध करना पड़ेगा। एम डी
ए या MDC जो कोण बना हुआ है इसको हम समकोण सिद्ध कर देंगे तो ये MD भुजा इस पर लंब रेखा हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके लिए हम तुलना करते हैं। कोण C हमें समकोण दिया हुआ है और इस कोण को हमें समकोण सिद्ध करना है। तो चूंकि MD रेखा समांतर है BC के, इसलिए कोण BCA ये बराबर होगा कोण MDA के। और कारण है कि जब दो रेखाएं समांतर है तो ये रेखा बनी हुई है तो ये इसके परस्पर संगत कोण बने हुए हैं और जब समांतर रेखाओं के अंतर्गत संगत कोण बनते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये संगत कोण है, इसलिए MDA और कोण BCA बराबर होंगे। या हम इसमें वो अंतर कोणों का योग वाला नियम भी लगा सकते हैं। इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से, परंतु यहाँ अगर संगत कोण है तो हमें डायरेक्ट ये कोण BCA और कोण MDA बराबर होगा तो ये हो जाएगा कोण 90 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे संगत कोण के कारण। और जैसे ये संगत कोण 90 डिग्री का हुआ तो इसलिए अगर ये कोण 90 डिग्री का हो गया MDA तो इसलिए MD लंब रेखा होगी AC। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसमें हमें सिद्ध करना था MD को AC पे लंब रेखा वो इसमें सिद्ध किया। अब इसमें तीसरा जो सवाल है इसमें हमें CM को AM या MA के बराबर सिद्ध करना है। CM बराबर MA। तो इसके लिए अगर हम C को M से मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है CDM और इधर से त्रिभुज है ADM। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करते हैं, त्रिभुज CDM और ADM। क्वेश्चन नंबर 3 CDM व त्रिभुज ADM। तीन भाग हमें इसके बराबर सिद्ध करने हैं। जैसा कि सबसे पहले CD और AD हमने यहाँ बराबर सिद्ध कर दिया था, इसको CD बराबर AD मध्य बिंदु सिद्ध किया तो CD भुजा बराबर होगी AD और कारण निम्न समीकरण 1 से। तो एक भुजाओं का योग, दूसरी भुजा है MD, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है तो DM बराबर DM ये होगी उभयनिष्ठ भुजा। एक भुजा मध्य बिंदु के कारण बराबर लिखी जो हमने सिद्ध करी, दूसरी उभयनिष्ठ भुजा है। और जब हम किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर देते हैं तो फिर उनके बीच का कोण ही अगर हम बराबर सिद्ध करेंगे तो ही वो सर्वांग होंगे। तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ है CDM और ADM ये दोनों ही कोण 90 डिग्री होंगे क्योंकि ये MD AC के ऊपर लंब है। तो कोण CDM बराबर होगा कोण ADM, कारण इसका 90 डिग्री से और 90 डिग्री भी है, इससे इसका पता है मेरे को MD रेखा लंब है AC पर। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो इसलिए त्रिभुज CDM सर्वांग समत्रिभुज होंगे ADM। नियम रहेगा ऐसे ऐसा। और जैसा कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं तो इसलिए CM बराबर होगा AM। तो अतः हम सीधे सीधे से लिख सकते हैं CM बराबर AM CP। और अब हमें इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो M है वो AB का मध्य बिंदु है तो CM और AM अगर बराबर है तो AM को लिख सकते हैं हम AB बटा 2 क्योंकि M हमें AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है। चूंकि M भुजा AB का मध्य बिंदु है तो अगर मध्य बिंदु है AB का मध्य बिंदु M है तो AM बराबर होगा AB बटा 2, इसलिए CM भुजा बराबर है AM के और AM बराबर है AB बटा 2। तो इस तरह से हमने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से सबसे पहले इसको मध्य बिंदु सिद्ध किया, फिर संगत कोण बराबर होने से लंब रेखा सिद्ध की और त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके फिर हमने CM और AM को इसका बराबर सिद्ध किया। ये जो प्रश्नावली आखिरी हमने इसमें करी, इसमें कुछ प्रमेय हल करी हमने, सवालों को भी प्रमेय के अनुसार भी हल किया, पुराने सर्वांग समता के नियम है उनको काम में लेते हुए हमने ये प्रश्नावली की।
अब इसके पश्चात जो प्रश्नावली हम पढ़ेंगे, 9वीं प्रश्नावली, वो भी एक चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित चैप्टर ही है। तो उसके लिए भी अपने को वापस अगर इन नियमों की जरूरत पड़ती है तो अपने को ये नियम अच्छी तरह से याद रखने हैं, इनको वापस बार बार हम रिवाइज करेंगे तो अपने ये एकदम लेसन कंप्लीट होते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे।